तो अब बताती है हॉट रोल सेक्शन क्या होते हैं। जो भी हम यूज़ करने वाले सारे हॉट रोल सेक्शन होते हैं। हॉट रोल सेक्शन वो सेक्शन होते हैं जो कि हमारे माइल्ड स्टील टेंसाइल कर्व को सारी प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी कि दीज आर द सेक्शन विच शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील टेंसाइल कर्व। और ये हमारे कहाँ से, मतलब IS 808 से हम इसको उठाते हैं। IS 808 से उठाते हैं, इसमें सारी स्पेसिफिकेशन होती है। ऑल स्पेसिफिकेशन आर मेंशन, ऑल स्पेसिफिकेशन ऑफ द मेंबर इज मेंशन। ठीक है, तो पूछ सकता है, पेपर में पूछ सकता है कि IS 808 में क्या है, क्या IS 808 में क्या है, हमारी स्पेसिफिकेशन है मेंबर्स की। ठीक है, और IS हमारा IS 2062 किसके लिए है, ये हॉट रोल सेक्शन के लिए है। ये पूछ सकता है, IS कोड से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार पूछ सकता है, डायरेक्ट पूछ सकता है। IS 8 डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर किससे करते हैं, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर किससे करते हैं हम, IS 800 2007 से करते हैं। सिमिलरली हॉट रोल सेक्शन हम किससे करते हैं, हॉट रोल सेक्शन की जो भी स्पेसिफिकेशन है हमारे मेंबर की, जो हमने फैब्रिकेट की है इंडस्ट्री के अंदर, वो कहाँ मेंशनड है, वो कहाँ मेंशनड है, IS 808 के अंदर मेंशनड है। ठीक है, सिमिलरली हॉट रोल सेक्शन से रिलेटेड एक और कोड है, ये जो याद रखना है हमें, IS 2062। ये हमें यूज नहीं करना है, इसका कोई ऐसा यूज नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसलिए बता दिया है। हॉट रोल सेक्शन क्या होते हैं, हॉट रोल सेक्शन होते हैं कि दीज आर दोज सेक्शन, हॉट रोल सेक्शन आर those sections which show all the property, those sections which show all the property of mild steel tensile curve, those कैपिटल में लिखता हूँ, all the property which shows all the property of mild steel, all the properties which shows all the properties of mild steel tensile curve, all the properties mild tensile curve। तो हमने पढ़ लिया अब कौन कौन से सेक्शन होते हैं। सपोज हमारा ये प्लेट सेक्शन हो गया, सबसे पहले हमारा ये प्लेट सेक्शन आया। ठीक है, ये कोई प्लेट है मेरी स्टील की, माइल्ड स्टील की प्लेट है। ठीक है, इसकी थिकनेस मेरी टी दे रखी है। ठीक है, डेप्थ डी दे रखी है, सपोज विद बी है, जो भी है, दैट इज नॉट आवर कंसर्न ओवर हियर। मेरा कंसर्न ये है कि ये मेरी प्लेट है। ठीक है, सपोज इस पर कोई कंप्रेसिव लोड आते हैं तो ये वीक होगी किसमें, कंप्रेशन में। इट विल बी वीक इन कंप्रेशन, इट विल बी वीक इन कंप्रेशन, वीक इन कंप्रेशन, कंप्रेशन में वीक होगी। क्यों वीक होगी कंप्रेशन में, जब मैं किसी प्लेट पे ऐसे कंप्रेसिव लोड लगाऊंगा तो ये बकल हो जाएगी ना, ये ऐसे हो जाएगी, ये बकल हो जाएगी। ठीक है, तो बकल नहीं होनी चाहिए ना कंप्रेसिव लोड को बियर करते में। तो हमने क्या किया, तो हमने कहा कि भाई इसे ऐसा करो, इस प्लेट को मोड़ के देखते हैं। इस प्लेट को उन्होंने मोड़ दिया भैया, ऐसे करके लो भैया, क्या बना रहा हूँ, ये मैंने मोड़ दिया भाई, तो क्या बन गया, ये एल टाइप बन गया, एंगल बन गया ये। ठीक है, ये एंगल बन गया, इसमें कुछ अनइवननेस आएगी, वो अनइवननेस जो आएगी वो हम एक्सप्लेन करेंगे कहाँ, वो एक्सप्लेन करेंगे कहाँ, जब हम पढ़ेंगे बीम से, जब हम पढ़ेंगे बीम से। ये हमारी आ गई एंगल। ठीक है, सपोज ये डिस्टेंस मेरा L1 है, ये L2 है। ठीक है, इसकी थिकनेस है क्या, T1 क्या बोल रहा हूँ मैं, T थिकनेस है, यूनिफॉर्म थिकनेस है। इसकी थिकनेस कितनी है, T। ठीक है, तो इसी को बोल दिया हमने ना इंडियन स्टैंडर्ड एंगल, ISA मतलब इंडियन स्टैंडर्ड एंगल, ISA। सपोज बोल दिया 60 × 60 × 10। ठीक है, तो ऐसे ही दिखाते हैं हम एंगल को, किसी भी एंगल को ऐसे दिखाते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल 60 × 60 × 10। तो 60 क्या है, 60 क्या है, मेरे L1 60 है, इक्वल एंगल है। इक्वल एंगल मतलब जो मेरी ये वाली लेंथ है और ये वाली लेंथ है, दोनों इक्वल है। तो ये लेंथ इक्वल नहीं होगी तो अनइक्वल एंगल होगी। तो ये क्या हो गया, L1 होगी, ये मेरी L2 होगी, ये थिकनेस हो गई। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि इंडियन स्टैंडर्ड एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो उसमें एंगल आएगी तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, अभी इसी एंगल को मैं ऐसे पलट दूं और एक और एंगल नीचे लगा दूं तो क्या बन जाएगा, एक एंगल मैंने ऐसे ली, सिमिलरली एक एंगल मैंने ऐसे ली, बाकी समझ जाओ, तो क्या बन गया सर, ये तो चैनल बन गया। सॉरी, ये तो चैनल बन गया। इसी को हम दिखाते हैं ISMC, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल। इसको हमने दिखा दिया, इसको हम ISMC बोल लिख देते हैं, ISMC। सिमिलरली एक चैनल को मैं और लगा दूंगा इसके साइड में, यदि ये इसी चैनल को इसका मिरर इमेज लगा दूं मैं इसके पीछे तो क्या बन जाएगा, इसका मिरर इमेज में इसके पीछे लगा दूं तो क्या बन जाएगा, आई सेक्शन बन गया, आई सेक्शन बन गया। ठीक है, तो ये मेरा बीम बन गया, ये मेरा बीम बन गया। ऐसे करके हम आगे पढ़ेंगे सर चीजें बीम के अंदर, कंप्रेशन मेंबर के अंदर, टेंशन मेंबर के अंदर। अभी सिर्फ मेरा कंसर्न ये था बताना कि आप सिर्फ ये सीख जाओ कि ISA 60 × 60 × 10 क्या है, क्योंकि मैं ये यूज करूंगा। अभी मैं कॉलम एक क्या बोलते हैं, कॉलम और बीम के कनेक्शन में डिजाइन करूंगा।
बट जॉइंट डिजाइन करूंगा उसमें आगे चल के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें जरूरत पड़ेगी, इसके इसलिए बता दिया। हाँ, तो मैं आपको एक बात बताना भूल गया था, जो शेयरिंग में और बियरिंग जब हमने देखी थी, बोल्ट स्ट्रेंथ देखा था, तो उसके अंदर एक नोट डाल के एक पॉइंट लिख लो, नोट डाल के एक पॉइंट लिख लो कि यदि मेरा शेयरिंग प्लेन एक ही है तो उस केस में मेरे को बियरिंग स्ट्रेंथ बोल्ट की कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दैट केस shear will always govern. So if there is only one shear plane, if there is only one shear plane, if there is only one shear plane, then the bolt strength, this is a very important point. तो उस केस में हमें बियरिंग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम वहां पे काम आएगा। यदि मेरा एक ही शेयर प्लेन है, यानी कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, मेरा लैप जॉइंट है, यहाँ फोर्स लग रही है P, ये लग रही है P, ये बोल्ट हो गया मेरा, ठीक है, ये बोल्ट हेड हो गया, ये बोल्ट हो गया, तो यहाँ पे कितना एक सिंगल शेयर प्लेन है, यहाँ पे एक शेयर प्लेन है, तो यहाँ पर मुझे बियरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे शेयर ही हमेशा गवर्न करेगा, अब बात आती है कुछ एक छोटी मोटी डेफिनेशन की बात आती है कि हमारी गसट प्लेट क्या होती है। गसट प्लेट क्या होती है? कुछ नहीं है, कुछ ऐसा कुछ है नहीं, गसट प्लेट कुछ नहीं होती। गसट प्लेट क्या करती है? सिर्फ गसट प्लेट हेल्प करती है एक मेंबर से दूसरे मेंबर में लोड ट्रांसफर करने के लिए। गसट प्लेट का काम होता है एक मेंबर से दूसरे मेंबर में लोड ट्रांसफर करना, तो यानी कि इट विल हेल्प टू ट्रांसफर लोड वन मेंबर। जैसे कि मैं आपको बना के दिखाऊंगा गसट प्लेट का कुछ, देखते हैं भैया कुछ बन जाए तो ठीक है। यहाँ पे एक मेरी एंगल कनेक्टेड है, सपोज ये एंगल है मेरी, एक एंगल ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, एक एंगल यहाँ कनेक्टेड है, एक एंगल यहाँ कनेक्टेड है, तो यहाँ पर ये सपोज ये हमारे बोल्ट हो गए, ये 3 बोल्ट है, सपोज यहाँ पर 4 बोल्ट है। यहाँ तो गसट प्लेट में ये ध्यान रखना, लाइन ऑफ एक्शन और फोर्स हमेशा सेम होना चाहिए ताकि रिजल्टेंट कोई मूवमेंट क्रिएट ना हो। तो अब क्या होगा, तो यही मेरी गसट प्लेट हो गई। गसट प्लेट क्या करेगी, जो भी इन मेंबर से लोड आ रहा है, इन मेंबर पे लोड जा रहा है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही है, वो यही काम है इस गसट प्लेट का, बस यही गसट प्लेट है मेरी, ठीक है, कोई स्पेशल टाइप की प्लेट नहीं है। अब बात आती है कि सपोज कि 2 गसट प्लेट के, एक गसट प्लेट है उसके एक मेरा एंगल सेक्शन पीछे है, एक एंगल सेक्शन इस तरफ है, यानी कि यदि ये गसट प्लेट है मेरी, ये गसट प्लेट है, मान लो ये गसट प्लेट है, एक एंगल सेक्शन इधर है, एक एंगल सेक्शन इधर है, 2 एंगल सेक्शन है, और एक गसट प्लेट उस तरफ है, वहां भी 2 एंगल सेक्शन एक दूसरे के बैक टू बैक कनेक्टेड है, तो बीच में जो स्पेस रह जाएगा मेरा, ठीक है, तो बीच में जो स्पेस रह जाएगा इसमें लोड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो, ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो मेरा, इसीलिए हम क्या करते हैं, बोल्ट लगाते हैं, स्पेशल टाइप के बोल्ट होते हैं, वो बोल्ट कोई लोड ट्रांसफर नहीं करते, दे विल जस्ट मेक द कनेक्शन यूनियन, वो कनेक्शन यूनियन बनाएंगे, यानी कि वो कनेक्शन मतलब एक ही मेंबर में, मतलब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, किसका, फोर्स का, जो भी हमारा ट्रांसमिशन हो रहा है फोर्स का, उसका नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, वरना अनबटनिंग हो जाएगी, वो आगे बढ़ेंगे। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है को जो भी इस पे लोड आएगा वो बाहर निकल के आ जाएगा, फिर ऐसे करके सारे निकलते चले जाएंगे और वो हमारा कनेक्शन डिसलॉज हो जाएगा पूरा, तो हम आगे चलेंगे। इसलिए हम एक बोल्ट यूज करते हैं, इसका नाम है टैग बोल्ट। टैग बोल्ट हमेशा गसट प्लेट के बाहर प्रोवाइड करेंगे। टैग बोल्ट का काम होता है जो हमारा कनेक्शन है उसको यूनियन बनाना। टैग बोल्ट कोई भी लोड ट्रांसफर नहीं करता है, टैग बोल्ट कोई भी लोड ट्रांसफर नहीं करता है, ठीक है, इतना हमें याद रखना है। और इसके जो कोडल प्रोविजंस हैं जो भी हैं वो एक साथ करेंगे सारे, बस अभी याद कर लो कि टैग बोल्ट, ये गसट प्लेट आपने लिख लिया होगा, इसको मैं हटा देता हूँ, इसमें गसट प्लेट हो गई, गसट प्लेट, ठीक है, यहाँ पर कोई एंगल सेक्शन कनेक्टेड है ये मेरा, तो यहाँ पर मैंने बोल्ट कनेक्ट कर दिया, अपने बोल्ट से कनेक्टेड हो गई है, ठीक है। अब इसके पीछे एक और एंगल सेक्शन होगी, ठीक है, तो वहां पर क्या करेंगे, उसको कनेक्शन यूनियन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वॉशर प्लेट लगा के टैग बोल्ट अप्लाई कर दी, टैग बोल्ट लगा दिए, वॉशर प्लेट है ये, वॉशर प्लेट है ये, टैग बोल्ट हो गया, ठीक है। अभी हम देखते हैं इसको, मैं यहाँ से उठा के देखूंगा सेक्शन को तो कैसे दिखेगा, तो यानी कि ऐसे दिखेगा मुझे, क्या होगी बीच में मुझे क्या दिखेगा, ये हो गई एक एंगल सेक्शन मेरे ऐसे दिखेगी, एक ऐसे दिखेगी, ठीक है, ये कनेक्टेड होगा मेरा, ये मेरा टैग बोल्ट है क्योंकि मैंने ये सेक्शन देखा है। यदि सेक्शन को मैं यहाँ से देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगी, गसट प्लेट दिखेगी, ये एंगल सेक्शन हो गया, ये एंगल सेक्शन हो गया, ठीक, ये गसट प्लेट हो गई, ये वॉशर प्लेट हो गई, मेरी वॉशर प्लेट हो गई। तो उसमें हमने देख लिया कि टैग बोल्ट क्या, कोई टैग बोल्ट की कुछ पॉइंट्स लिख लो, टैग बोल्ट्स आर प्रोवाइडेड टू मेक द कनेक्शन यूनियन। ये वॉशर प्लेट हो गई, वॉशर प्लेट का काम कुछ नहीं है, बस स्ट्रेस कंसंट्रेशन ना हो इसलिए वॉशर प्लेट अप्लाई करते हैं,
ठीक है, पैकिंग जो करते हैं, पैकिंग जब बोल्ट में पैकिंग लगाते हैं, ठीक है, नट से ऊपर वॉशर लगाते हैं, तो बस वॉशर बेल्ट का काम यही होता है कि हमारे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन ना हो, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन ना हो। तो हम बात करते हैं टैग बोल्ट की। किसकी? टैग बोल्ट। टैग बोल्ट में आप बस एक दो पॉइंट लिख लो कि दे मेक द कनेक्शन यूनियन, दे मेक द कनेक्शन, दे मेक द कनेक्शन यूनियन कनेक्शन। यूनियन मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई हमारा जो कनेक्शन में कुछ पार्ट अलग बिहेव कर रहा है, कुछ अलग बिहेव कर रहा है, सब एक ही लेयर में चलने चाहिए, एक ही लेयर में चलना चाहिए। ठीक है, ऐसा समझ लो। दूसरा हमारा पॉइंट होगा क्या? दे आर ऑलवेज प्रोवाइडेड आउटसाइड द गसेट प्लेट। तो इनसाइड द गसेट प्लेट जो भी बोल्ट प्रोवाइड होगा, ये भी वही बोल्ट हो सकता है, ये कोई स्पेशल बोल्ट नहीं है। बस यहाँ पे लोड ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इस बोल्ट के थ्रू लोड ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, इसलिए इसको टैग बोल्ट बोला गया है। बस टैग बोल्ट कहने का मतलब कि ये तो बोल्ट हो सकता है, ये बोल्ट और ये बोल्ट सेम हो, दोनों की ग्रेड सेम हो, दोनों का नॉमिनल डायमीटर सेम हो, सब कुछ सेम हो, लेकिन ये लोड ट्रांसमिट नहीं करेगा, ये लोड ट्रांसमिट करेगा, यानी कि जो भी गसेट प्लेट पर कनेक्टेड है वो लोड ट्रांसमिट करेगा। यानी कि दे आर ऑलवेज प्रोवाइडेड आउटसाइड द गसेट प्लेट, दे आर ऑलवेज प्रोवाइडेड, दे आर ऑलवेज प्रोवाइडेड outside the gusset plate। ठीक है, तीसरा पॉइंट मेरा क्या हो गया? तीसरा पॉइंट होगा दे विल नॉट ट्रांसमिट एनी लोड, दीज बोल्ट्स, टैग बोल्ट्स विल नॉट ट्रांसमिट एनी लोड। शायद हम अब क्वेश्चन कर सकते हैं, सब कुछ हो चुका है अब, जो भी हमें पढ़ना था, जो क्वेश्चन में यूज होगा। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नोट कर लो। क्वेश्चन है कि इसमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ बोल्ट निकालने हैं। ठीक है, 100 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है हमारा। क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं मैं। ए मेंबर ऑफ ए ट्रस कंसिस्ट ऑफ 2 एंगल्स 6 mm thick placed back to back on opposite side of gusset plate. It carries an action load. It carries an action load back to back. It carries an action load of 100 kilonewton. Thickness of the gusset plate is given to us 8 mm and bolt का जो nominal dia given है 16 mm, grade है 4.6 और जो factor of partial factor of safety given है load के लिए 1.5। हमें क्या निकालना है? Find the number of bolt required to transmit the load safely and also find the overlap on the gusset plate। यानी कि हमें कनेक्शन डिजाइन करना है, यानी कि वो नंबर ऑफ बोल्ट निकालने हैं कि वो कितने नंबर ऑफ बोल्ट मुझे चाहिए जिससे कि जो लोड आ रहा है मेरा, ये लोड आ रहा है, ये ट्रांसमिट हो सके उस कनेक्शन के थ्रू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नोट करो और इसमें 6 mm थिक हमारी क्या है, 6 mm थिक एंगल है जो कि बैक टू बैक रखी किसके? गसट प्लेट के। कितना लोड है? एक्शन लोड दे रखा है, तो एक्शन लोड दे रखा है तो फैक्टर लोड निकालना पड़ेगा। सबसे पहले काम हमारा क्या होगा? सबसे पहले काम होगा मेरा क्या? लोड क्या है? एक्शन लोड है, मेरा एक्शन लोड है। तो मैं कैलकुलेट करूंगा पहले क्या, स्टेप 1 मेरे क्या होगा? फैक्टर लोड कैलकुलेट करूंगा मैं। कैलकुलेट फैक्टर लोड, कैलकुलेट फैक्टर लोड। फैक्टर लोड कैसे निकालेंगे? फैक्टर लोड निकालना बताया था, हम एलएसएम में काम कर रहे हैं। वर्किंग लोड हमें गिवन है, एक्शन लोड हमें गिवन है, वर्किंग लोड, सर्विस लोड, एक्शन लोड, ये सेम ही हो गया। तो हमारा फैक्टर लोड क्या होगा? लेकिन सर्विस लोड या वर्किंग लोड इनटू पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो भी लोड के लिए गिवन है, कितना? 1.1 गिवन है, सॉरी 1.5 गिवन है। तो मेरा फैक्टर लोड कितना आ गया? तो मेरा फैक्टर लोड कितना आ गया? फैक्टर लोड हो गया मेरा कितना? गामा एफ इंटू एक्शन लोड, गामा एफ इंटू एक्शन लोड या वर्किंग लोड जो भी गिवन है हमें, वर्किंग लोड या सर्विस लोड, कुछ भी बोल लो, इसे आपकी मर्जी है। ठीक है, तो गामा एफ कितना गिवन है मुझे? गामा एफ गिवन है कितना? 1.5 गिवन है, तो मैंने 1.5 रखा यहां पर। एक्शन लोड कितना है? 100 क्या? 100 किलो न्यूटन है। 100 क्या है?
100 किलो न्यूटन है। तो ये कितना आ गया 100 इंटू 51.5, ये कितना आ गया 150 किलो न्यूटन। तो मेरा फैक्टर्ड लोड कितना आ गया 150 किलो न्यूटन आ गया मेरा फैक्टर्ड लोड आ गया 150 किलो न्यूटन। तो भाई मेरा ये तो समझ में आ गया कि मुझे इतना लोड ट्रांसमिट करना है कनेक्शन के थ्रू। कितना लोड ट्रांसमिट करना है 150 किलो न्यूटन। तो इस लोड को ट्रांसमिट करना है मुझे, और कौन ट्रांसमिट करेगा, बोल्ट ट्रांसमिट करेगा। तो बोल्ट कितना लोड बियर कर सकता है वो यदि मैं कैलकुलेट कर लूं, वो क्या होता है बोल्ट स्ट्रेंथ होती है। यानी कि इस लोड को यदि मैं बोल्ट स्ट्रेंथ से डिवाइड कर दूं, इस लोड को बोल्ट स्ट्रेंथ से डिवाइड कर दूं, तो मुझे नंबर ऑफ बोल्ट मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। यानी कि नंबर ऑफ बोल्ट मेरे क्या होंगे, जो स्टेप 2 मेरे क्या होगा, नंबर ऑफ बोल्ट मुझे कैलकुलेट करने हैं। स्टेप 2 मेरे क्या होगा, नंबर ऑफ बोल्ट क्या होगा, जो भी मेरा फैक्टर्ड लोड आ रहा है, फैक्टर्ड लोड अपॉन बोल्ट स्ट्रेंथ। फैक्टर्ड लोड कितना है मेरा 150 किलो न्यूटन। बोल्ट स्ट्रेंथ क्या है पता नहीं, बोल्ट स्ट्रेंथ मुझे पता नहीं, यही कैलकुलेट करनी है क्वेश्चन के अंदर। बोल्ट स्ट्रेंथ मुझे पता नहीं, ठीक है। तो पहले ये क्वेश्चन नोट कर लो, फिर मैं इसको रफ कर दूंगा, स्पेस नहीं बचा हुआ है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, डेटा कुछ इधर मेंशन कर लेता हूं मैं। मुझे एंगल दे रखी है 6 mm थिक, ठीक है। बैक टू बैक है, ठीक है। फैक्टर्ड लोड कितना है मेरा 150 किलो न्यूटन। गसट प्लेट की थिकनेस दे रखी है मुझे, टीजी कितनी गिवन दे रखी है, टीजी दे रखी है 8 mm। और मुझे क्या दे रखा है, बोल्ट दे रखा है, नॉमिनल डाया दे रखा है 16। तो डी नोट कितना हो गया 18। D+2 होता है, 12 से 14 में D+1, 16 से 24 में D+2। तो डी नोट कितना हो गया 18। ग्रेड मुझे कितनी गिवन है, कितनी 4.6 ग्रेड का बोल्ट है। तो FU कितना हो गया मेरा 400 हो गया, 400 न्यूटन पर mm²। और मुझे क्या गिवन है, और मुझे कुछ नहीं गिवन है, बस मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ बोल्ट निकालने हैं मुझे। नंबर ऑफ बोल्ट मुझे कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ बोल्ट के लिए मुझे क्या चाहिए, बोल्ट स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है, बोल्ट स्ट्रेंथ चाहिए। और मुझे दूसरी चीज फाइंड करनी है, ओवरलैप किस पर, गसट प्लेट पे। गसट प्लेट पे। ये दिख रहा है उधर, ये यहां तक, ठीक है, ओके। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं अब। तो सबसे पहले काम होता है हमारा क्वेश्चन पढ़ के स्टील के अंदर फिगर बनाना। यदि आपने स्टील का क्वेश्चन पढ़ के समझ लिया और फिगर बना लिया तो 50% क्वेश्चन तो वहीं खत्म हो गया। बाकी 50% में अर्थमेटिक करना है, तुम्हें मैथमेटिक्स सॉल्व करनी है, कुछ नहीं। तो क्या था क्वेश्चन मेरे की, क्या थी, 2 एंगल सेक्शन थी जो कि गसट प्लेट के बैक टू बैक प्लेस थी। तो यानी कि ये मेरी गसट प्लेट होगी सपोज, ठीक है। इसके बैक टू बैक क्या प्लेस है, 2 एंगल सेक्शन प्लेस है मेरी, ठीक है। ऐसे कनेक्टेड होंगी 2। और मुझे पता है मुझे क्या गिवन है, एंगल की जो थिकनेस दे रखी है वो कितनी दे रखी है 6 mm दे रखी है। गसट प्लेट की थिकनेस कितनी दे रखी है 8 mm। और कितना लोड मुझे ट्रांसमिट करना है, लोड ट्रांसमिट करना है मुझे 150 किलो न्यूटन का। लोड ट्रांसमिट करना है 150 किलो न्यूटन का। लोड ट्रांसमिट करना है 150 किलो न्यूटन का। लोड ट्रांसमिट करना है 150 किलो न्यूटन। यानी कि तो अब मुझे क्या करना है, लोड ट्रांसमिट करना है इतना, तो कितने वोल्ट में लगाऊं लोड ट्रांसमिट हो जाए। नंबर ऑफ वोल्ट में कैलकुलेट करने, तो नंबर ऑफ वोल्ट में कब निकाल सकता हूं, टोटल इतना लोड ट्रांसमिट करना है। एक बोल्ट कितना लोड ले सकता है, एक बोल्ट कितना लोड ले सकता है, ठीक है। उसकी डिजाइन स्ट्रेंथ क्या है, बोल्ट की बोल्ट स्ट्रेंथ क्या है। तो यदि मैं बोल्ट स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लूं और टोटल लोड जो उस कनेक्शन को बियर करना है वो मुझे पता है, फैक्टर्ड लोड है, तो टोटल फैक्टर्ड लोड मुझे पता है उस कनेक्शन में कितना लोड मुझे सेफली ट्रांसमिट करना है, कितना 150। और एक बोल्ट का स्ट्रेंथ में कैलकुलेट कर लूं, वो क्या होगा, बोल्ट स्ट्रेंथ होगा। तो टोटल लोड को बोल्ट स्ट्रेंथ से मैं डिवाइड कर दूंगा तो नंबर ऑफ बोल्ट आ जाएंगे। नंबर ऑफ बोल्ट को मैं गसट प्लेट पर अरेंज कर दूंगा, ठीक है। मिनिमम पिच और मिनिमम एज देके, जैसे मिनिमम पिच और मिनिमम एज देके उनको अरेंज कर दूंगा। मिनिमम एंड डिस्टेंस, सॉरी एज नहीं एंड, मिनिमम एंड डिस्टेंस और मिनिमम पिच देके मैं उसको अरेंज कर दूंगा जो भी बोल्ट आएंगे, तो उससे मेरा ओवरलैप भी आ जाएगा। तो सिंपल है, मेरा मेन एम क्या है, मुझे बोल्ट स्ट्रेंथ फाइंड करना है। तो बोल्ट स्ट्रेंथ तो फाइंड करते हुए आया, आज तक तो कुछ नहीं बोला क्वेश्चन ने सिर्फ घुमाया है, कुछ नहीं बोला उसने, बोल्ट स्ट्रेंथ ही क्वेश्चन में फाइंड करवाई है, बाकी तो कुछ नहीं करना।
तो चलो बोल्ट स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं। आई होप आपने ये लिख लिया होगा, आगे बढ़ इसको मैं हटा रहा हूं। तो मुझे कैलकुलेट क्या करना है, अल्टीमेटली बोल्ट स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। बोल्ट स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है, यही मेरा क्या है ब्रह्मास्त्र है यहां पर। तो मैं जानता हूं बोल्ट स्ट्रेंथ या तो शेयर में होगी, या तो वो शेयर में फेल होगा, या किस में होगा, बियरिंग में होगा। तो जो हमारा शॉर्टकट था, जो मैंने नोट में लिखाया था कि एक प्लेन होता है तो बियरिंग कैलकुलेट ही नहीं करते, बट यहां तो दो प्लेन है ना, यहां दो प्लेन है मेरे, दो शेयर प्लेन्स हैं, तो मुझे यहां दोनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो भैया चलो कैलकुलेट करते हैं। कुछ है नहीं मुझसे कैलकुलेट करने में, बहुत सिंपल है। 50 क्वेश्चन करा दिए, 5 तो कराए हैं, हंस के रहे हो, 50 नहीं कराए। तो चलो हम कैलकुलेट करते हैं। पहले बोल्ट स्ट्रेंथ शेयर में कैलकुलेट करते हैं, शेयर में करते हैं भैया। पहला है शेयर में कैलकुलेट करते हैं, शेयर में SHEAR। स्पेलिंग गलत हो सकती है, मेरी स्पेलिंग गलत हो जाती है अक्सर, तो उसके लिए माफी है। तो शेयर क्या है, शेयर में कैलकुलेट करनी है स्ट्रेंथ। तो डिजाइन स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, शेयर में कैलकुलेट करनी है, बताओ, आवाज ही नहीं आ रही आपकी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, हाँ वो सही बोला। डिजाइन स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ब्रह्मास्त्र अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू परमिसिबल स्ट्रेस। सिंपल, वही बात इतनी बार रिपीट हो गई है कि आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू परमिसिबल स्ट्रेस। क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे निकालेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, शेयर के अंदर क्या होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। नहीं पता हमें, नेट है, थ्रेड है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे क्वेश्चन में नहीं गिवन ना फिगर, मैंने खुद बनाया है। तो जब खुद बनाया है तो मैं कैसे कंजर्वेटिव साइड जाऊंगा, तो नेट एरिया लूंगा हमेशा। तो नेट एरिया लूंगा तो कितने शेयर प्लेन है मेरे, दो प्लेन है। कितने शेयर प्लेन है, नंबर ऑफ शेयर प्लेन कितने हैं, 2, जो नेट में फेल होंगे। तो एरिया नेट, ठीक है। नंबर ऑफ प्लेन्स इन शेयर इन नेट, जो नेट एरिया में फेल होंगे वो कितने हैं, 2 हैं। ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, चलो हटा दे रहा हूं, डायरेक्ट करते हैं, कुछ फॉर्मूला नहीं लिखा। कितने प्लेन है, 2 प्लेन है, 2 प्लेन है भाई, दिख रहे हैं ना, बोलो हाँ हाँ, 2 प्लेन है ना, 2, ठीक है। एक प्लेन का एरिया कितना होता था, 78% ऑफ द शैंक एरिया होता था। तो 78% कितना होगा, 0.78 इंटू π/4 इंटू d स्क्वायर। अरे ज्यादा नंबर हो गया, 2 इंटू 0.78 इंटू π/4 d स्क्वायर, यही होता था। ये मेरा एक प्लेन का एरिया हो गया, 2 प्लेन है यहाँ पे शेयर, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अरे कुछ मिनट हो गया, चैलेंज सुनने लगा, ये तो पढ़ते हुए आए, ठीक है। ये पढ़ते हुए परमिसिबल स्ट्रेस क्या होगा, फिर से वही बात मैं रिपीट करूंगा, 50 बार कर चुका हूं और आप बोर हो चुके सुनते, बट मैं उसको रिपीट करता रहूंगा तब तक आपके दिमाग में वही बात ना घूमती रहे सोचते में भी। शेयर है, बोल्ट शेयर में अपने अल्टीमेट पे फेल होगा, बोल्ट शेयर में अपने अल्टीमेट पे फेल होगा। तो बोल्ट मेरा शेयर में अपने अल्टीमेट पे फेल होगा, यानी कि बोल्ट शेयर में अपने अल्टीमेट पे फेल होगा, बोल्ट शेयर में अपने अल्टीमेट पे फेल होगा, ठीक है भैया, हो गया फेल। तो अल्टीमेट है तो क्या आएगा, अल्टीमेट है तो क्या आएगा, 1.1 या 1.25, 1.25 आएगा सर, क्या बात कर रहे हो, 1.25 आएगा सर, बिल्कुल सही बात है। हाँ हाँ, वो उसने बोला क्या आएगा जब शेयर में, हाँ क्या बोला तुमने, √3, यस बिल्कुल सही। शेयर है तो √3 और आएगा, शेयर है तो √3 और आएगा। अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें। अब मैथमेटिक्स करके बताओ आप आंसर कितना आ रहा है, मैथमेटिक्स करो सॉल्व। 2 इंटू 0.78 इंटू π/4 इंटू डी कितना है मेरा, डी क्या नॉमिनल डाया है, नॉमिनल डाया कितना है भैया, गिवन है मुझे, ये रहा नॉमिनल डाया, ये गिवन है, ये रहा 16, नॉमिनल डाया कितना गिवन है 16। FU बोल्ट कितना है, ग्रेड पता है, ग्रेड पता है सर, ग्रेड तो हमें गिवन है, ग्रेड कितनी गिवन है, ग्रेड से तो निकालते हैं, ग्रेड से ही तो निकालते हैं भैया, अल्टीमेट ग्रेड से निकालते हैं ना, हाँ ग्रेड से निकालते हैं। 4.6 तो अल्टीमेट कितना हो गया मेरा, 400 हो गया, 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो आपको कैसे हो सकती है। तो 400 न्यूटन आ गया, यहाँ 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ गया, माफी 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ गया, तो नीचे √3 आ गया इंटू 1.25 आ गया, ठीक है। इसको सोल्व करके बताओ कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। देखो सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 0.78 π/4 3.4 0.78 फिर 0.78 का स्क्वायर हो गया इंटू 2 हो गया, 16 का स्क्वायर हो गया, 256 254 √3 से इसको डिवाइड किया इतना आ गया
1.25 आ गया, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, अराउंड आएगा मैं अपना बोला गलत लगाता हूँ। हाँ, किसने बोला आंसर, कितना आ रहा है आंसर, बताओ जल्दी बताओ, टाइम नहीं है, जल्दी बताओ आंसर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है आंसर, 57.95 किलो न्यूटन। हाँ बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल ठीक बताया आपने, 57.95। ठीक है, ये आ गया होगा आपका, चेक करो कैल्सी, मेरे पास कैल्सी नहीं है, मैंने देख लिया 57.95। मैं कैल्सी लेकर सॉल्व करूंगा तो 15 मिनट से 5 मिनट 2 मिनट जो भी वेस्ट होंगे हो जाएंगे, तो वो काम मैं नहीं करूंगा, उस काम करने के लिए नहीं हूं मैं, सिर्फ ये बताने के लिए हूं कि भैया ये कैसे हो रहा है, मैथमेटिक्स सॉल्व खुद आपको करना है। इतना आ रहा होगा आपका आंसर, देखो चेक करके, ठीक है, और कमेंट करो नीचे, आंसर बताओ इतना आ रहा नहीं आ रहा, कमेंट करो नीचे, कमेंट करके बताओ कितना आंसर आ रहा है, ठीक है, मैं देखूंगा कमेंट। 57.95 आ गया, तो भैया हमारी ये क्या आ गई, ये डिजाइन स्ट्रेंथ लिख रखी है मैंने, ये मैं पागल हूँ, ये डिजाइन स्ट्रेंथ नहीं आएगी यहाँ, ये आएगी स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन शियर, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन शियर, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन शियर। चलो भाई जल्दी इसको नोट डाउन करो, जल्दी बहुत क्वेश्चन करने, जल्दी नोट डाउन करो, कर लिया हो, कुछ है नहीं, क्रॉस सेक्शन एरिया है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमें 2 एंगल सेक्शन दे रखी हैं जो कि गसल प्लेट के बैक टू बैक प्लेस हैं, 2 एंगल सेक्शन है, गसल प्लेट के बैक टू बैक हमें दे रखी है, गसल प्लेट की थिकनेस 8 mm दे रखी है, ये 6 mm दे रखी है, ठीक है। ऐसे बोल्ट कितना मुझे निकालना है कि इतना लोड के लिए, यानी कि जो मेरा ये लोड ट्रांसमिट करना है, कितना 150 करना है, 150 क्या करना है, लोड ट्रांसमिट करना है, तो मुझे बोल्ट चाहिए होंगे ना भैया, बोल्ट के लोड ट्रांसमिट करूंगा मैं, तो बोल्ट चाहिए होंगे तो निकाल लेंगे ये बोल्ट। अब बोल्ट कैसे निकालें, कितने बोल्ट चाहिए, तो टोटल बताया कितना आएगा, एक बोल्ट को निकाल लूं मैं, तो टोटल को एक बोल्ट से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे क्या हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, मेरे पास नंबर ऑफ बोल्ट निकल के आ जाएंगे, वो मुझे कैलकुलेट करना है। बट एक का निकालने के लिए क्या चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या 2 शेयर प्लेन है, डायरेक्ट तो मैं वो नहीं यूज कर सकता, तो मैंने बताया था कि शेयर ही गवर्न करेगा, या तो शेयर बियर कोई भी गवर्न कर सकता है, तो शेयर बियर दोनों को में से कोई भी गवर्न कर सकता है, तो मुझे शेयर और बियरिंग में दोनों में कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्या स्ट्रेंथ किसकी, बोल्ट की, बोल्ट की स्ट्रेंथ दोनों में कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और जो मिनिमम आएगी वही गवर्न कर जाएगी, जो मिनिमम आएगी वही गवर्न कर जाएगी, जो भी मिनिमम आएगी वही गवर्न कर जाएगी नहीं कर जाएगी गवर्न, बस। तो वो मिनिमम आएगी, जो मिनिमम आएगी उसको इसको उस मिनिमम से डिवाइड कर देंगे, जो कि बोल्ट स्ट्रेंथ होगी उसकी, नंबर ऑफ बोल्ट आ जाएंगे, नंबर ऑफ बोल्ट को पेज पर अरेंज कर देंगे, मिनिमम एंड डिस्टेंस और मिनिमम पिच देके तो ओवरलैप आ जाएगा, ठीक है ना। ओके डन, ओके इसको हटा रहा हूं फिर मैं, ओके बाबा टाटा सांप से कैसे उड़ रहे हैं, मैं देखो बीच बीच में कुछ भी बोलता रहता हूँ, मैं इसलिए बोलता रहता हूँ, मैं अकेला रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं बोर हो जाऊंगा वरना। I'm trying to interact with you, even though you are not with me right now, but you will be there. I will wait for your comment. तो हमने भाई क्या कैलकुलेट कर ली, स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर ली, एक तो ये मार्कर से बाहर अल्लाह स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर ली, STRENGTH भाई ये स्पेलिंग होती है शायद, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन शियर कितनी आई थी भैया, कितनी आई थी, मैं तो भूल भी गया, ये आई थी 57.95। अब हमें देखते हैं बियरिंग में क्या लगाएंगे, कतरने वाला रूल लगाएंगे बियरिंग में भैया, कतरने वाला रूल, जुआ क्या तरीका याद करने का भाई, हंस रहे होगा आप मुझे पता है, कोई नहीं हंस लो, जरूरी है हंसना भी। तो फिर हमें कैलकुलेट करनी है बियरिंग स्ट्रेंथ, STRENGTH सही है भैया स्पेलिंग, तो बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, फिर से ब्रह्मास्त्र यूज करेंगे, एक ही ब्रह्मास्त्र है, पूरा कनेक्शन खत्म हो ब्रह्मास्त्र पे, ठीक है, कनेक्शन कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे आप, इतनी गारंटी मैं नहीं ले सकता, भूल भी सकते हो नहीं पढ़ोगे तो क्रॉस सेक्शन क्या आ गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू परमिसिबल स्ट्रेस, कुछ नहीं करना, यही तो करना है बस। बियरिंग आ जाएगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होता था यहाँ पे, अब बार बार तो बताऊंगा नहीं मैं कितना होता था, तो D इंटू टी मिनिमम होगा, D इंटू टी मिनिमम। अब मैं देखता हूँ कौन बताएगा यहाँ पे टी मिनिमम क्या होगा, परमिसिबल स्ट्रेस क्या होगी बियरिंग में प्लेट के अल्टीमेट पे फेल होगा, बियरिंग में प्लेट के अल्टीमेट पे फेल होता है भैया, दिमाग में याद है ये बात। तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा क्या, अल्टीमेट किसका आएगा, प्लेट का आएगा, प्लेट का FU अल्टीमेट ऑफ प्लेट। नीचे क्या आएगा अल्टीमेट, तो नीचे क्या आएगा, हाँ नीचे क्या आएगा, कमेंट करके बताओ, मुझे कमेंट पढ़ता हूं मैं, हाँ ठीक है 1.25 आएगा, सही है 1.25, ओके कूल। क्या √3 आएगा नहीं आएगा, √3 आएगा या नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, कि बियरिंग है ना, शेयरिंग थोड़ी ना है, शेयरिंग थोड़ी ना हो रहा, फेल हो रहा है,
शेयरिंग में रूट और शेयर में रूट 3 क्यों लगाते हैं, ये तो भूल गए होंगे, मुझे पता है। शेयर में रूट 3 इसलिए लगाते हैं क्योंकि भैया हमारा जो माइल्ड स्टील है, डक्टाइल मटेरियल है, शेयर में वीक होता है, इसलिए ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं, ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं। तो ये जो लोग हैं जिन्होंने ये बनाया है, ठीक है, ये जो लोग जिन्होंने ये बनाया, जो इनकी मेहनत है, उस मेहनत को हमने डायरेक्ट यूज कर लिया। इन्होंने वो उस मेहनत करके बताया कि जब शेयर होगा तो भैया रूट 3 ले लेना। तो हमने कहा ठीक है, जो आप कह रहे हैं वो हमको मानना पड़ेगा। हमने मान ली बात, तो रूट 3 ले लिया था वहां पर, लेकिन यहाँ पे नहीं लेंगे कुछ भी, ठीक है, ये आ गया। लेकिन इसके अलावा इन्हीं महानुभाव ने जो मेहनत करी है, उन्होंने कहा कि इसके अलावा एक फैक्टर और कंसिडर करना पड़ेगा हमें। जब हम प्लेट का ले रहे हैं तो हमें एक फैक्टर और लेना पड़ेगा। क्या होता था वो फैक्टर, वो एडिशनल फैक्टर जो कि हमारी एंड पर और पिच पर डिपेंड करता था, जो कि इन दोनों के अल्टीमेट के रेशियो पर डिपेंड करता था। क्या होता था वो 2.5 ऑफ KB, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि अजीब सा लग रहा है, कुछ लोग क्या करते हैं 2.5 को यहाँ लिख देते हैं, 2.5 को यहाँ लिख देते हैं, लेकिन मैं नहीं लिखता ऐसा, क्योंकि मैंने तो इसी तरीके से पढ़ाई की अपनी, तो मैं इसी से लिखता हूँ। मैं क्रॉस सेक्शन एरिया लिखता हूँ, पहले इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया लिखता हूँ, फिर मैं परमिसिबल स्ट्रेस लिखता हूँ, ठीक है। ये पूरी परमिसिबल स्ट्रेस है वैसे ही, लेकिन मैं परमिसिबल स्ट्रेस एरिया, लेकिन इसके अलावा एक फैक्टर होता है जो ऐड किया गया था, वो है 2.5 KB। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कैच भैया ये है कि टी मिनिमम बताओ मुझे कितनी होगी। टी मिनिमम मैं कैसे निकालूंगा, टी मिनिमम मैं कैसे निकालूंगा बताओ, टी मिनिमम बताओ कैसे निकालूंगा। तो मेरा ये था भैया, गसट प्लेट थी, ये कितनी थी 8 mm थी, आवाज आ रही है, टेस्टिंग 1 2 3। गसट प्लेट थी 8 mm, 2 एंगल सेक्शन कनेक्टेड थे इससे मेरे भाई, ठीक है, बैक टू बैक कनेक्टेड थे। ये 6 mm थी थिकनेस, ऑब्वियसली ये भी 6 mm में इक्वल एंगल सेक्शन है, ये इक्वल एंगल, 2 इक्वल एंगल सेक्शन कनेक्टेड बैक टू बैक ऑन द बैक साइड ऑफ द गसट प्लेट हैविंग a thickness of 8 mm and the thickness of the angle section is 6 mm. Now tell me what will be the minimum thickness which we will use over here. यहाँ पर मैं कौन सी थिकनेस यूज करूंगा ये बताओ भैया, मुझे कौन सी थिकनेस यूज करूंगा बताओ। इस पूरे क्वेश्चन में बस यही क्या है, बाकी तो कुछ करना ही नहीं, फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाना, क्वेश्चन कैलकुलेट करना है बस। जिसने ये गलत कर दिया टी मिनिमम, उसका बियरिंग गलत हो जाएगा, फिर बियरिंग और शेयरिंग कौन गवर्न करेगा, वो गलत हो जाएगा, फिर जो वो गलत हो जाएगा तो नंबर ऑफ बोल्ट गलत हो जाएंगे, नंबर ऑफ बोल्ट गलत हो जाएंगे, वो सब कुछ गलत हो जाएगा, वो सब क्वेश्चन गलत हो जाएगा, उसको 0/0 मिल जाएगा। अब बताओ टी मिनिमम कौन सी होगी, बताओ भाई टी मिनिमम कौन सी होगी, सोच लिया होगा, कमेंट सेक्शन में बताओ। तो टी मिनिमम कितनी होगी, टी मिनिमम होगी भैया, देखो जो भी लोड ट्रांसमिट हो रहा है, कितना लोड था हमारा, फैक्टर लोड कितना था, कितना फैक्टर लोड ट्रांसमिट कर रहा हूं मैं, 150 किलो न्यूटन। तो इस 150 किलो न्यूटन को सपोज ये टेंसाइल लोड है, ठीक है, इस 150 किलो न्यूटन से मैं इसे खींच रहा हूं, इसको मैं पुल कर रहा हूं, इसको मैं पुल कर रहा हूं। कभी कभी हिंदी बोलना पड़ता है, इंग्लिश बोलना पड़ता है, कभी डिप्लोमा के बच्चे पढ़ रहे हैं, बीटेक वाले भी पढ़ रहे हैं, तो दोनों को देखना पड़ता है। तो इसको मैं खींच रहा हूं या पुल कर रहा हूं, ठीक है। जब मैं इसको पुल कर रहा हूं तो ये दोनों जो एंगल हैं, ये दोनों जो एंगल हैं वो एक साथ जो काम कर रहे हैं, दोनों ये दोनों एक साथ मिलकर उस पुल को रेजिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सर, दोनों कर रहे हैं रेजिस्ट। ये बोल्ट कर रहा है और ये दोनों कर रहे हैं रेजिस्ट। बोल्ट की स्ट्रेंथ तो अभी प्लेट हम डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हमारा वो कंसर्न नहीं है, अभी हम प्लेट और बोल्ट आगे चल के वो टेंशन मेंबर जब पढ़ेंगे ना, अभी हमारा सिर्फ काम है नंबर ऑफ बोल्ट निकालना। तो अभी तक वहीं तक सीमित करते हैं, ज्यादा अंदर चले जाएंगे तो डूब जाएंगे। अभी हम देख रहे हैं कि ये दोनों क्या मिलकर रेजिस्ट करेंगे उस लोड को, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो दोनों एंगल की थिकनेस कितनी होगी, 12 mm होगी, 6 और 6 12, तो कितनी होगी, यानी कि यदि ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, T1 प्लस T2 विल एक्ट टुगेदर, T1 plus T2 will act together to resist this factored load, which means their equivalent thickness will be 12 mm, while the thickness of the gusset plate, which is T3, is 8 mm. So which is minimum? 8 mm is minimum. So we have to use 8 mm. अब इसी बात को हिंदी में देखते हैं, यानी कि मैंने यहां पर देखा कि दो एंगल सेक्शन मेरी गसट प्लेट के बैक टू बैक मैंने क्या कर बोल्ट कनेक्शन दे रखी है, ठीक है। तो ये 6 mm का, ये भी 6 mm का, ये 8 mm का है। तो ये दोनों एंगल सेक्शन दोनों एक साथ मिलकर इस लोड को रेजिस्ट करेंगे, इसीलिए इन दोनों की थिकनेस इक्विवेलेंट ली जाएगी। इन दोनों का जो थिकनेस एक साथ लिया जाएगा तो कितना हो गया, 12 mm हो गया। इसकी थिकनेस कितनी, 8 mm हो गई। तो इनका मिनिमम कितना हो गया,
इनका मिनिमम कितना हो गया, इनका मिनिमम कितना आ गया, मिनिमम कितना आ गया, 8 mm आ गया, यानी कि मुझे 8 mm यूज करना है यहाँ। बस यही था, बाकी तो मैथमेटिक्स है, बाकी तो कुछ नहीं करना, बाकी तो मैथमेटिक्स है, यही याद करना, बस याद कर रहा हूँ, बस यही देखना था कि कौन सी हमें थिकनेस लेनी है, क्योंकि यदि आप ये थिकनेस गलत कर देते तो आपकी बियरिंग स्ट्रेंथ गलत हो जाती। हो सकता है कि शियर और बियर में बियर गवर्न करना होता और शियर कर जाता गवर्न, शियर गवर्न करवा देते हम, तो नंबर ऑफ बोल्ट गलत हो जाते, ओवरलैप गलत हो जाता, सब कुछ गलत हो जाता, 0/0 मिल जाता। समझ में आ गया? तो 8 mm सब कुछ सॉल्व करेंगे। छोटा सा साइड में बना दूंगा मैं यहाँ पर। एंगल देखो पता नहीं कहाँ चली गई है, अंदर घुस गई है इसके अंदर, कोई बात नहीं। ये मेरा कितना है, T1 है, ये मेरा 6 mm दे रखा है, ये भी मेरा 6 mm दे रखा है जी, ये मेरा 8 mm दे रखा है। तो मेरा T1 + T2 कितना हो गया भाई, 12 mm हो गया। और अरे तो देखने नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, आपके समझ लिखा हुआ कॉन्सेप्ट ने। तो ये हो गया T1 + T2 12 mm, T1 + T2 12 mm, और T3 मेरा कितना है, 8 mm। T मिनिमम कितना हो गया भाई, साफ साफ लिखते हैं, चलो भाई। T मिनिमम हो गया मेरा कितना, 8 mm। T मिनिमम हो गया मेरा 8 mm, तो यानी कि मुझे 8 mm यूज करना है। D मुझे पता है 16 mm, देख लो उधर दिख रहा होगा, तो यानी कि ये हो गया 16 इंटू 16 गुणा 8 गुणा FU प्लेट कितना होगा भैया बताओ, कमेंट सेक्शन में लिखो कितना होगा FU प्लेट किसकी है, माइल्ड स्टील की है, तो FU माइल्ड स्टील कितना होता है अल्टीमेट का, 410 होता है। ठीक है जी, 1.25 इंटू 2.5 इंटू KB। अरे KB तो मैंने निकाला ही नहीं, अरे यार ये KB तो बड़ा परेशान करता है, KB निकालते हैं। चलो कैलकुलेशन ऑफ KB हम इधर कर लेते हैं, थोड़ा साइड करके यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं। लेट्स डिमार्केट दिस बोर्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ KB। ओके, वी विल कैलकुलेट KB ओवर हियर। तो यहाँ पे लिखते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ KB, कैलकुलेशन। तो KB हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पता ही था भाई KB क्या होगा, KB विल बी मिनिमम ऑफ E0 अपॉन 3D0, E0 अपॉन 3D0 दिख रहा है, E0 अपॉन 3D0, और P0 अपॉन 3D0 माइनस 0.25। ठीक है, यहाँ पे क्या था, FU बोल्ट अपॉन FU प्लेट। ठीक है, ओके होगा मेरे। E0 कितना होगा, मिनिमम एंड डिस्टेंस, मिनिमम एंड या एज कितना होता था मेरा, कितना होता था, 1.5 D0 होता था, तो इसका मिनिमम लेना है, तो 1.5 D0 अपॉन 3D0। FU बोल्ट कितना है, ग्रेड बताओ 4.6 400 है। FU प्लेट कितना है, 410 है, ये 1 है। P0 कितना होगा, 2.5 D होता है, मिनिमम बेस 2.5 D होती है, कल बताई थी, तो 2.5 D कितना है मुझे गिवन है जी 16, D गिवन है 16, 3 D0 कितना है 16, 14 से 24 में 12 14 16 24 में कितना होता था, D + 2 यानी कि 18 हो जाएगा, लिखा नहीं है 18 हो जाएगा। देखो भाई थोड़ा सा इधर करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 0.5 आ गया, D0 से D0 कट गया, 1.5 दूनी 3, 1/2 0.5, ये 0.5 आ गया, 0.50, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, लगभग ज़्यादा है 0.97 के राउंड आएगी, 0.97 समथिंग आएगी। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आएगी देखो, 18 × 54, 16 दूनी 32, 16 8 40, ये वैल्यू बताओ भी कितनी आ रही है, 40/54 कितनी आ रही है। यहाँ पर माइनस 0.25 भी तो आएगा भाई, ये वाला कहाँ जाएगा, -0. तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा पॉइंट, तो इसकी मिनिमम वैल्यू मुझे लेनी है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई मेरी 0.49, ये हुई मिनिमम KB की वैल्यू, यही क्या है मेरा KB है, तो मेरे पास KB आ गया, तो बचा कुछ नहीं, 16 × 8, 16 गुणा 8 गुणा 410 बटे 1/25 इंटू गुणा 2.5 इंटू KB इज 0.49। इसको सॉल्व करो बताओ कितना है, 51.50 किलो न्यूटन। ठीक है, 51.50 किलो न्यूटन, और वो कितना आया था 57.95। तो भाई बियरिंग गवर्न कर गया, कर गया। तो मेरी बोल्ट स्ट्रेंथ क्या होगी,
तो बोल्ट स्ट्रेंथ क्या होगी मेरी? बोल्ट स्ट्रेंथ STRENGTH। बोल्ट स्ट्रेंथ क्या होगी मेरी? बोल्ट स्ट्रेंथ विल बी मिनिमम ऑफ शियर एंड बियरिंग। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, क्या बात कर रहे हो, ये तो पढ़ते आए अब तक। तो शेयर में कितनी आ रही थी मेरी? 57.95, यानी कि ये आ रही थी मेरी 57.95 किलो न्यूटन। ये वैल्यू कितनी आ रही थी? मिनिमम लिख दिया मैंने, बताया, बता भी नहीं रहे हो मुझे। हाँ, बता नहीं सकते, बताया मुझे। तो यहाँ पे ये बियरिंग होगा। बियरिंग में कितनी आ रही है मेरी? 51.50, 51.50 किलो न्यूटन, 51.50 किलो न्यूटन। आगे बढ़ते हैं जी। तो बोल्ट स्ट्रेंथ बताओ कितनी होगी? कौन मिनिमम है इसमें? मिनिमम है 51.50 किलो न्यूटन। तो मेरी बोल्ट स्ट्रेंथ कितनी आ गई? मेरी बोल्ट स्ट्रेंथ कितनी आ गई? BS भाई बोल्ट स्ट्रेंथ है, BS भाई बोल्ट स्ट्रेंथ है। तो ये कितनी होगी? 51.50 किलो न्यूटन। बोल्ट स्ट्रेंथ आ गई तो मुझे पता था, मेरे पास बोल्ट स्ट्रेंथ आ गई तो बचा ही नहीं कुछ भी हो। पहले इसको नोट कर लो। हाँ, तो भाई हम कहाँ थे? बोल्ट स्ट्रेंथ हमने कैलकुलेट कर ली थी। बोल्ट स्ट्रेंथ हमने कैलकुलेट कर ली थी कितनी? 51.50। तो फैक्टर्ड लोड टू बी ट्रांसमिटेड कितना था? लोड टू बी ट्रांसमिटेड कितना था बताओ? 1.5 इंटू 100 यही था किलो न्यूटन, ठीक है, 150 था। तो नंबर ऑफ बोल्ट कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ बोल्ट, नंबर ऑफ बोल्ट, नंबर ऑफ बोल्ट क्या होगा? ये 150 किलो न्यूटन अपॉन बोल्ट स्ट्रेंथ BS। 150 किलो न्यूटन में बोल्ट स्ट्रेंथ। बोल्ट स्ट्रेंथ कितनी है? बोल्ट स्ट्रेंथ कितनी है मेरी? 150 अपॉन BS। थोड़ा बेकार हो गया, मार कर दूंगा। नंबर ऑफ बोल्ट कितने होंगे? फैक्टर्ड लोड, फैक्टर्ड लोड अपॉन बोल्ट स्ट्रेंथ, अपॉन बोल्ट स्ट्रेंथ, ठीक है। फैक्टर्ड लोड कितना हो गया मेरा? 150 हो गया, फैक्टर्ड लोड 150 हो गया, ठीक। तो ये हो गया 150 किलो न्यूटन डिवाइड बाय बोल्ट स्ट्रेंथ। बोल्ट स्ट्रेंथ कितनी है? बोल्ट स्ट्रेंथ ये रही मेरी, बोल्ट स्ट्रेंथ कहाँ है? ये रही 51.50 किलो न्यूटन। तो नंबर ऑफ बोल्ट कितने आ जाएंगे कि बताओ? नंबर ऑफ बोल्ट कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ बोल्ट कितने आ रहे हैं बताओ? 50 से 3 होते, 50 से ज़्यादा 3 से कम आएंगे, बट 3 से कम आएंगे, 3 से कम तो बोल्ट लगा नहीं सकते। सपोज ये 2.8 समथिंग आ रहा है, सपोज 2.9 आ रहा है सपोज, तो 2.9 आएगा अप्रोक्सीमेटली, 2.9 बोल्ट लगा सकते हैं। तो कितने बोल्ट लगाएंगे? अप्रोक्सीमेटली 3 बोल्ट लगाएंगे। कितने बोल्ट लगाएंगे? 3, ठीक है। तो कितने बोल्ट रिक्वायर्ड है? 3 बोल्ट रिक्वायर्ड है। अब इसको 3 बोल्ट को अरेंज कैसे करूंगा? तो मेरी कैसेट प्लेट हो गई, पता नहीं यार राइट पेन से दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा। नंबर ऑफ बोल्ट आ गए कितने? नंबर ऑफ बोल्ट आ गए मेरे कितने? 3। नंबर ऑफ बोल्ट कितने आ गई? 3। इन 3 बोल्ट को अरेंज कैसे करूंगा मैं? सपोज ये मेरी गसेट प्लेट हो गई, ये गसेट प्लेट हो गई, एक साइड से देख रहा हूं मैं, इस साइड से देख रहा हूं, तो एक एंगल दिखेगी ना मुझे। तो ये मेरी एंगल सेक्शन कनेक्टेड है, ठीक है। सपोज 3 बोल्ट ऐसे कनेक्टेड है मेरे, तो 3 बोल्ट ऐसे कनेक्टेड है, तो थोड़ा सा स्पेस बनाता हूँ मैं ताकि समझ में आ जाए आपको, बड़ा बनाता हूँ। ये मेरी हो गई भैया, यहाँ मेरा कनेक्टेड है, ये ज़्यादा ओवरलैप दिखा दिया, जितना होगा नहीं, कोई बात। ऐसे मैं टेढ़ा कर देता हूँ एंगल सेक्शन को। क्यों करता हूँ? ये प्लेट मैंने टेढ़ी कर दी, यहाँ पे ऐसे कर दिया, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूट सेक्शन है, ये कॉन्टिन्यूट सेक्शन है एक, ठीक है। मैंने उसको एक ये वाला पोर्शन निकाल के चेक कर रहा हूँ बस। तो मैंने कितने बोल्ट आए? हमारे बोल्ट आए 3। कितने बोल्ट आए? 3 बोल्ट आए। तो कैसे अरेंज करूंगा उन 3 बोल्टों को बताओ? एक मिनिमम एंड डिस्टेंस रखूंगा, मिनिमम एंड डिस्टेंस रखूंगा। सपोज मैंने एक बोल्ट यहाँ लगाया, एक बोल्ट यहाँ लगाया, तो उससे मिनिमम ओवरलैप निकाल लूंगा किसकी? गसेट प्लेट की। तो ये कितना होगा? ये मेरी एंड डिस्टेंस होगी, ये होगी E0, ये मेरी पिच हो गई, ऐसे लोड लग रहा है इसीलिए पिच है ये। तो ये पिच हो गई कितनी? E0 सपोज। तो इस E0 की वैल्यू कितनी हो गई? 1.5 D0। 1.5 D0 कितना है? 18। 18 9 27 आ गया, 18 9 27 आ गया, मतलब 18 कम 18 डिवाइड बाई 2 9 27 आ गया। P0 को लेके कितनी आ गई? P0 हो गई मेरी 2.5 इंटू डी। 2.5 डी कितना है? डी कितना है? 16।
तो ये कितना आ गया 16 दूनी 32, 32 और 16 1/2 8, 44, 44 आ गया। ये क्या है, mm में आ गए, ये mm में आ गए, ये mm में आ गया, ठीक है। तो ओवरलैप कितनी होगी भाई, 44 + 44 + 27, तो ओवरलैप कितना आ गया मेरा, ओवरलैप कितना आ गया, मिनिमम ओवरलैप जो होगा, ओवरलैप कितना आ गया, ओवरलैप आ गया मेरा 44 + 44, 44, ये वाला 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 27, तो 40 40 80 80 80 100 100 और 7 4 11 और 4 15, और कुछ भी आएगा बताओ, ये नहीं आएगा, ये भी तो एंड है, तो ये भी कितना होगा 27 होगा मिनिमम, 27 रखूंगा इसे, 27 रखूंगा ना इसको भी, ये इसका एंड है यहाँ, ये इसका एंड है प्लेट का, एंगल का एंड है, तो मिनिमम एंड रखूँ 27 27 54, तो 44 44 कितना हो गया, ये हो गया 44 × 2 + 27 × 2, तो ये हो गया 2 चौक 8 88 + 54, 88 + 54 कितना हो गया, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 8 5 13 और 1 14, 142 mm जो भी आ रहा है, ओवरलैप हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ओवरलैप हो गया, जो भी कैलकुलेटर का आ रहा है। देखो कितना आ रहा है कैलकुलेटर के, 40 है भाई, ये 40 ही है, 16 दूनी 32 8 40 होगा, ये गलती कर दी ना यहाँ, ये 40 हो गया, 40 दूनी 80 हो गया, 80 54 134, यानी कि ये 40 है। बताओ इतनी सी कैलकुलेशन नहीं हो पा रही, नहीं कैलकुलेटर की इतनी गंदी आदत पड़ गई है कि इतनी छोटी सी कैलकुलेशन नहीं हो पा रही। 40 × 2, तो 40 दूनी 80, 80 और 54 कितना हो गया, 80 + 54, 8 5 13 134 आ गया, यानी कि 134 mm, पता नहीं ये दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, यहां लिख लेता हूँ, 134 mm का आ गया क्या, ओवरलैप। तो ओवरलैप कितना आ गया, ओवरलैप मैं लिख दे रहा हूँ, ओवरलैप आ गया कितना, 40 × 2, ओवरलैप आ गया 40 × 2 + 27 × 2, 134 mm, 134 mm, और ये आपका क्वेश्चन होता है खत्म। नंबर ऑफ बोल्ट हमने कैलकुलेट कर लिए, दो ही चीज निकलवाई फाइंड करवाई थी, नंबर ऑफ बोल्ट कितने होंगे और ओवरलैप कितना होगा, दोनों निकल लिया। 15 नंबर क्वेश्चन आ सकता है ये।